हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिएगा हम डिस्कस करते हैं बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। राइट नाउ इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम डिस्कस करेंगे आज कॉनिक सेक्शन। ठीक है, कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे जो कर्व पढ़ते हैं या हम करते हैं, जिन कर्व्स को हम फॉलो करते हैं, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें, प्रोजेक्टाइल या बॉल, राइट ना, या बेटा फुटबॉल को हम थ्रो करते हैं, तो उस केसेस में जो पाथ फॉलो करता है हम देखते हैं कि भाई पैराबोलिक होता है। ठीक है, बहुत सारे पाथ्स ऐसे होते हैं जैसे प्लैनेटरी मोशन है सर, आपका इलिप्टिकल फॉर्म होती है। ठीक है, सो और इंजीनियरिंग के अंदर भी हम बहुत सारे पार्ट्स को भी सर इन्हीं कर्व पे फॉलो करके बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं कर्व की शेप पर हम बहुत सारे इंजीनियरिंग पार्ट्स को भी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, चलेगा तो हम उस पर डिस्कस करते हैं एक बार को। तो हम बात कर रहे हैं आज कॉनिक सेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। ठीक है, सो अब अगर मैं कॉनिक सेक्शन की बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर कॉनिक सेक्शन की बात की जाएगी तो कॉनिक सेक्शन का सीधा सीधा नेम हमें आ रहा है कि भाई ये कौन है, शंकु जिसे हम कहते हैं, और उसको कट करने के बाद, सेक्शन करने के बाद जो हमें शेप मिलेंगी, राइट ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एक सेक्शन प्लेन के थ्रू जब हम इसको कट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलती हैं। उन शेप्स को यहाँ पर जो कर्व बन रहा है उसी कर्व को हमें यहाँ पे निकालना है। चलिएगा बात करते हैं पहली बात भाई सेक्शन प्लेन। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग के अंदर सेक्शन प्लेन लाइन जो होती है सर, एंड्स पर कैसी होती है भाई? थिक होती है। एंड्स पर कैसी होती है? थिक होती है। और बीच में डैश डॉट डैश की प्रॉब्लम मतलब शेप होती है इसमें। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलेगा। तो मेरे पास एक कॉन है, और कॉन की अगर हम बात करें तो सर ये ऊपर वाला पॉइंट जो होता है इसको अपेक्स कहा जाता है। ठीक है, शीर्ष जिसे हम बोलते हैं बेटा, ये हमारा बेस है, राइट ना। और ये वाला जो पार्ट है उसे जनरेटर कहा जाता है, जनरेटर, राइट। और इसमें एक्सेस बना दिया डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश करके, एक्सेस है ये, राइट ना, एक्सेस। ठीक, और अब ध्यान दीजिएगा ये टोटल आपका अपेक्स एंगल है। ठीक है, अपेक्स एंगल। और अगर मैं इसको भाई अल्फा से डिनोट करूं या 2 अल्फा से डिनोट कर देता हूं तो हाफ कितना हो जाएगा भाई? देखा टोटल कितना है? अल्फा है, तो भाई हाफ कितना हो जाएगा? वो 2 अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक सेक्शन प्लेन है जो इस कॉन को कट कर रहा है, तो देखिएगा पहली कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, ये मेरे पास कॉन है और इस कॉन को कट करने के लिए मैंने क्या किया कि सर इसके इसी अपेक्स से जाता हुआ एक सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अपेक्स से जाता हुआ एक सेक्शन यहाँ पर मैंने ले लिया। तो अगर मैं किसी कॉन को अपेक्स से कट करता हूँ या सेक्शन प्लेन अपेक्स के थ्रू निकलता है तो उस केसेस में इसका जो सेक्शन हमें मिलता है वो बेटा मिलता है हमें आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं इस समय जो सेक्शन हमें मिलेगा वो क्या होगा सर? ट्रायंगल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल इज अ फॉर्म ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, चलेगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगर हम दूसरे पॉइंट में ले लेते हैं कि भाई मेरे पास जो कॉन है, राइट, इस कॉन को मुझे कट करना है, तो मैंने क्या किया कि बेस के पैरेलल इस सेक्शन प्लेन को, बेस के पैरेलल क्या ले लिया बेटा मैंने? इसको सेक्शन प्लेन को ले लिया है। ठीक है, और ये इस कॉन को कट कर रहा है। तो इस केसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पर बेस के पैरेलल लेने पर एक सर्कल हमें यहाँ मिलेगा। मतलब कॉनिक सेक्शन जो मिलेगा वो कैसा मिल रहा है? यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, राइट ना, सर्कुलर मिल रहा है। इसीलिए सर्कल जो होता है कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, सर्कल जो है वो क्या है? कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। कब पार्ट है बेटा? जब हम बात करेंगे कि जब सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द बेस होता है कॉन के, उस केसेस में जो हमें सेक्शन मिलेगा वो क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो मेरे पास जो कॉन है, राइट ना, इस कॉन को इसके बेस से इंक्लाइंड या एक्सेस से इंक्लाइंड, ध्यान दीजिएगा दोनों केसेस हो सकते हैं। पहले वाले केस में इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि सर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई सेक्शन किसी कॉन को कट करता है तो हमें क्या मिलता है भी? सर्कल मिलता है। लेकिन अगर बेस से इंक्लाइंड, राइट ना, जनरेटर को कट करता है, ठीक है, देखिएगा बेस को कट नहीं कर रहा है, जनरेटर को कट कर रहा है, केवल जनरेटर को। ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को कट कर रहा है। तो इस समय जो हमें मिलेगा वो हमें इलिप्स मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? इलिप्स मिलेगा। तो इस केसेस में हमारे पास आता है इलिप्स। ठीक है, या इलिप्टिकल शेप मिलती है। तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी सेक्शन प्लेन को,
राइट ना। सेक्शन प्लेन को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि भाई जो आपका कौन है उसकी जनरेटर कटती है और इंक्लाइन टू द एक्सिस कटता है, तो उस केसेस में हमें एलिप्स मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एलिप्स मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एलिप्स के एप्लीकेशंस की बात करूं तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि एलिप्स जो है, हम अगर प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं, ग्रहों की गति की बात करते हैं, तो ग्रह क्या करते हैं बेटा? जो इलिप्टिकल पथ को फॉलो करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स की ऑर्बिट में इलिप्टिकल पथ को फॉलो करते हैं, राइट। सो आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे इस बात का कि जितने भी हमारे पास अगर हम बात करें कि आर्क वगैरह है, मेहराब आपने देखे होंगे, पुल जो पुराने पुल होते हैं उनके मेहराब जो होते हैं, राइट ना, जो पुराने पुल होते हैं उनके मेहराब भी कैसी शेप में बनाए जाते हैं? तो वो शेप होती है आपकी इलिप्टिकल शेप होती है, राइट ना। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी कैसी फॉर्म में मोशन करते हैं? भाई इलिप्टिकल फॉर्म में करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी किस फॉर्म में मोशन करते हैं? भाई इलिप्टिकल पथ को या ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगर हम आगे चलें तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो हमारा इलिप्स है, राइट ना, उस इलिप्स के लिए आपको एक इसेंट्रिक वैल्यू पूछ ली जाती है। जनरली इसेंट्रिक वैल्यू जो होती है इलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसेंट्रिक वैल्यू ऑफ इलिप्स क्या रहता है? लेस देन 1 रहता है। जनरल केसेस में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। चलेगा, अगर हम 4th नंबर पे बात करें कि भाई मेरे पास जो कौन है उस कौन को इस तरीके से कट किया जा रहा है, क्या इस तरीके से कट किया जा रहा है कि ये जो एंगल है मेरा, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है, इस तरीके से कट किया जा रहा है कि इसके बेस को कट करते हुए, राइट ना, पैरेलल टू द, हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा जनरेटर है उसके पैरेलल कट किया जाए। ठीक है, जनरेटर के पैरेलल कट किया जाए। कैसे कट किया जाए? जनरेटर के पैरेलल और बेस को इंक्लूड करते हुए कट किया जाए। उस केसेस में जो एंगल हमें मिलता है, राइट ना, उस केसेस में जो सेक्शन हमें मिलता है उसे बोलते हैं हम हाइपरबोला, हाइपरबोलिक, है ना, सेक्शन, हाइपरबोलिक सेक्शन। सो हाइपरबोलिक के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि जब हम किसी जनरेटर के पैरेलल किसी कौन को कट करते हैं तो उस केसेस में हमें जो शेप मिलती है उसे हम बोलते हैं हाइपरबोला, राइट ना, हाइपरबोला। ठीक, और अगर हम 4th नंबर पे बात करें और 5th नंबर पे कि अगर मेरे पास ये एक सेक्शन कौन है, इस कौन को सर पैरेलल टू द एक्सिस कट कर देते हैं, राइट ना, पैरेलल टू द एक्सिस कट कर देते हैं, तो उस केस में जो हमें जनरेटर मिलता है या सेक्शन मिलता है वो सेक्शन हमें मिलता है सर पैराबोला। कौन सा मिलता है? पैराबोला। ध्यान रहेगा इस बात का, आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, पैराबोला के लिए, पैराबोला या पैराबोलिक सेक्शन के लिए ई का जो वैल्यू होता है इक्वल टू 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं लगातार कि अगर मैं पैराबोला यूज़ कर रहा हूँ तो पैराबोला के लिए सेंट्रिसिटी वैल्यू कितनी होती है? तो सेंट्रिक वैल्यू होती है आपकी 1। हाइपरबोला के लिए कितनी होती है? सो ग्रेटर देन 1। और इलिप्स के लिए कितनी होती है? लेस देन 1 होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनमें, जैसे अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला जनरली किसी ऑब्जेक्ट को जब मैं थ्रो करता हूं किसी भी एंगल पे तो उस केसेस में जो शेप हमें मिलती है वो पैराबोलिक मिलती है, राइट ना। अगर मैं तोप से किसी गोले को थ्रो कर रहा हूं तो जो वो पथ को फॉलो करेगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोल्डन ब्रिज है, राइट ना, या हम कहें वायर वाउंड ब्रिज जो होते हैं, राइट ना, उन ब्रिजेस को या उन ब्रिजेस में जो शेप हमें मिलती है वो कैसी मिलती है? पैराबोलिक मिलती है। पॉइंट क्लियर? ठीक। अब अगर सेम पैटर्न पे हम बात करें कि पैराबोला जो है, पैराबोलिक फॉर्म जो है, जनरली जितने भी आकाशवाणी में भाई हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई टावर यूज़ करते हैं, राइट ना, छतरी यूज़ कर रहे हैं, उनकी शेप जो होती है कैसी होती है? पैराबोलिक होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टर की जो शेप होती है, या ये जो है ये न्यूटन्स का रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप है, राइट ना, रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप है। तो ये टेलीस्कोप भी हम कैसी शेप में बनाते हैं? पैराबोलिक शेप में बनाते हैं। भाई लाइट के लिए हम क्या करते हैं? जनरली लाइट के लिए जो हमारी हेडलाइट है उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो भी कैसा होता है? पैराबोलिक फॉर्म में होता है। ठीक है, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि सर हाइपरबोला या हाइपरबोलिक फॉर्म तो जितने भी कूलिंग टावर्स हैं, जो हमारे कूलिंग टावर्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है?
हाइपरबोलिक होती है। भाई आपने देखा होगा जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी जो कूलिंग टावर्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, हाइपरबोलिक होती है। ठीक है, हम घरों में जो मिडनाइट लैंप या बेड के साइड में जो लैंप यूज़ करते हैं उनका जो शेप होता है वो भी कैसा होता है आपका, हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी हम सीवीटी यूज करते हैं, कॉमन वेरिएबल कॉन्टेक्टिंग सीबीटी यूज करते हैं ट्रांसमिशन में, राइट ना, जो स्कूटी में हम सीबीटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन गियर्स की भी जो शेप होती है वो हाइपरबोलिक होती है। ठीक है, इस तरीके से जो गियर है इनकी जो शेप होती है वो हाइपरबोलिक होती है। टेलीस्कोप के अंदर भी हम हाइपरबोलिक यूज करते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हम लोग वुड का, लकड़ी का जो पोर्ट बनाते हैं, पॉट, राइट ना, वो भी कैसा होता है, हाइपरबोलिक सेम फॉर्म में होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष तौर